नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम कॉपी में। दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं मध्यकालीन कह रहा हूं, आधुनिक कालीन भारत के इतिहास का पहला चैप्टर आज हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। हालांकि ये सब मध्यकालीन में ही चलेगा, लेकिन शुरुआत जो होगी मतलब इसका जो असल में जो प्रयोग है ना वो आधुनिक काल में ही है, तो हमें थोड़ा सा मध्यकाल में जाना पड़ेगा, ठीक है। थोड़े समय के लिए बस आज की बस क्लास हमारी मध्यकाल में जाएगी, फिर कल की जो क्लास होगी हमारी आधुनिक काल में आ जाएगी, ठीक है। तो ठीक है दोस्तों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए। और अब हम देखने जा रहे हैं यूरोपीय कंपनियों का आगमन। आखिर में भारत में इनका आगमन कब हुआ, कौन सी कंपनी पहले आई, ठीक है। इन सारी चीज़ों के बारे में हम डिस्कशन करेंगे, ओके। तो देखिए, सबसे पहले मैं आप लोगों को यहाँ पर ये बता देना चाहता हूँ कि यूरोपीय कंपनियों के आगमन का जो क्रम है ना, पहले आप ये ध्यान रखिए कि पहले कौन सी कंपनी आई थी, मतलब किस देश की कंपनी आई, ठीक है। तो सबसे पहले जो आए थे वो आए थे पुर्तगाली, ठीक है। दूसरे नंबर पे जो आए थे डच आए थे, ठीक है। तीसरे नंबर पे आए थे अंग्रेज, और चौथे नंबर पे आए थे कौन, फ्रेंच। देखिए, सबसे पहले तो पुर्तगाली आ रहे हैं, और मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि भारत से सबसे लास्ट में पुर्तगाली ही जाएंगे छोड़ करके 1961 में, वो हम बाद में बात करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद डच आए, अंग्रेज आए, फ्रेंच आए। कैसे आप याद रखेंगे इस क्रम को, एक ट्रिक बता रहा हूँ, ऐसे याद रखिएगा, पी डी ए एफ। जैसे नहीं होता है, बहुत लोग कहते हैं कि पीडीएफ सेंड कर दूँ, तो उसी पीडीएफ में आपको बस एक बीच में ए आपको ऐड करना है। वो बोलने में भी लगता है जैसे पीडीएफ, नहीं होता है जैसे पीडीएफ, तो वैसे आपको याद रखना है। यहाँ से उम्मीद करता हूँ कि आप लोग याद रख लेंगे इसको, पीडीएफ, ठीक है, याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि कभी कभी क्रम भी पूछ लिया जाता है, ओके। तो अब चलिए, अब सबसे पहले हम पुर्तगाली को देख लेते हैं। एक मिनट, पुर्तगाली, ठीक है। इनके बारे में जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होगा मैं उसको बताऊंगा आपको, ओके। सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि ये सारी जो कंपनियां हैं वो यूरोप से आ रही हैं। यूरोप से क्यों आ रही हैं, क्योंकि इन लोगों को अब थोड़ा सा मतलब बिजनेस करना है, ठीक है। और देखिए, सबसे पहले आपको ये समझने का प्रयास करना होगा कि सबसे पहले जो है वो पुर्तगाली आ रहे हैं, ठीक है। और उनका उद्देश्य कोई बिजनेस करना नहीं था, वो बस भारत आए थे, बस वैसे ही एक घूमने के लिए एक शख्स आया था, उसका नाम था, जैसे मान लीजिए यहाँ पर, एक मिनट, जैसे मान लीजिए यहाँ पर आपका नॉर्थ अमेरिका हो जाता है, ठीक है। इधर आपका साउथ अमेरिका हो जाता है, इधर आपका कहीं यूरोप है, ठीक है, और यहीं पे कहीं आपका एशिया है ना, ओके। इधर ऑस्ट्रेलिया आ जाता है, इधर अफ्रीका है, इधर अंटार्कटिका है, ठीक है, ओके। ये सारे महाद्वीप हैं ना हमारे, 7 महाद्वीप हैं, 7 हो गए, ठीक है। एक मिनट, 7 नहीं हो पाया है, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, हाँ ठीक तो है, 7 तो है, 3 2 5 5 2 7, ठीक तो है, सही है, 7 हो तो गया, ओके। ये ऑस्ट्रेलिया है कोने पे। अच्छा, ये क्या है, ये एशिया है। तो आपको ये समझना है कि ये यूरोप से यहाँ से निकल करके, ठीक है, और ऐसे ऐसे आते आते, ठीक है, और अफ्रीका में कुछ देर के लिए ये वास्को डी गामा जो है ये रुका हुआ था, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद ये यहाँ से चल करके भारत आता है, और भारत के दक्षिणी छोर पे यानी कि केरल में सबसे पहले ये आता है, ठीक है। अच्छा, अब इसी चीज़ को हम अच्छे से देखेंगे। ये बस आपको मैप में दिखाया हूँ कि कैसे यूरोप से निकल करके अफ्रीका में रुकता है, फिर अफ्रीका से फिर वो एशिया में आता है, और एशिया के भारत वाले देश में आता है, ठीक है। और आपको तो पता है कि भारत आपका समुद्र से घिरा हुआ 3 तरफ से, ठीक है। तो देखिए, पुर्तगाली, ठीक है। तो होता यूँ है कि 1498 में एक शख्स है जिसका नाम है वास्को डी गामा, वास्को डी गामा, ठीक है। ये निकलता है और भारत के पश्चिमी तट पर,
ठीक है, एक बंदरगाह है। अब जैसे मान लीजिए भारत जब आएगा ये, ठीक है, तो यूरोप से निकला था वो, अफ्रीका में रुका, अफ्रीका से रुकते हुए फिर वो ऐसे यहाँ पर यहीं पर आ जाएगा, ठीक है। और ये कौन सा जगह है, ये है कालीकट बंदरगाह, कालीकट बंदरगाह है ये, ठीक है। कहाँ पर है ये, तो जाहिर सी बात है कि ये हमारा क्या है, केरल है, केरल है ये हमारा, ठीक है। तो यहीं पर ये पहुंचता है। और ये चूंकि एक समुद्री मार्ग का खोज कर रहा था, क्योंकि इसको मतलब शुरू शुरू में तो मतलब ये सोचा था कि चलो व्यापार नहीं करेंगे, लेकिन फिर इसका इंटेंशन जो है वो जो था वो व्यापार करने का हो जाता है, ठीक है। और ये व्यापार करने के लिए भारत में आता है। और देखिए मैं बता रहा हूँ ना बार बार कि ये शुरू शुरू में व्यापार करने का इसका कुछ उद्देश्य नहीं था, लेकिन यहाँ से जब वो मसालों को लेकर के जाएगा, तो जब वो यूरोप में जब उसको बेचेगा, तो उसको 10 गुना 10x उसको प्रॉफिट होगा और उसका दिमाग खुल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर कभी कभी प्रश्न बन जाता है कि जब वो कालीकट पहुँचा था तो उसका स्वागत किसने किया था, तो वहाँ पर एक हिंदू राजा हुआ करते थे, हिंदू राजा, ठीक है। क्या नाम था इनका, जमोरिन, जमोरिन, ठीक है। ये क्या करते हैं, ये वास्को डी गामा का स्वागत करते हैं, ठीक है। अच्छा, अब वास्को डी गामा भारत आ गया है, पूरा बढ़िया से मसाला वसाला खरीद लिया। अब ये वापस अब लौटने का प्रयास करेगा और ये चला जाएगा अपना यूरोप, ओके। पुर्तगाल ये चला गया। फिर उसके बाद क्या होता है कि जब ये जा करके जब बेच दिया, तो पुर्तगाल का जो राजा था उसने देखा कि अरे यार ये तो बहुत ज़्यादा रुपया कमा रहा है, पैसा कमा रहा है। तो वहाँ का जो किंग है वो क्या करेगा, कहेगा कि ठीक है ऐसा है कि मैं अपना एक गवर्नर भेज रहा हूँ, ठीक है, वायसराय, ठीक है, वायस राय, अपना ये वायसराय भेजेगा। क्या नाम है इसका, इसका नाम है फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, डी अल्मीडा, ठीक है। नाम याद रखिएगा, टाइमलाइन इसका याद रखिएगा, 1505, 1505 में फ्रांसिस्को डी अल्मीडा भारत आता है और देखता है कि यूरोपीय कंपनियों के भारत आगमन का क्रम जो था वो एकदम अब धीरे धीरे शुरू हो रहा है, ठीक है। तो ये सोचता है कि नहीं यार ऐसा है कि मैं ही भारत का पहले वाइसराय बन करके आया हूँ, तो पहले हम ही पहले भारत पर पूरा बढ़िया से कब्जा करेंगे, ठीक है। तो ये क्या करेगा कि ये वाटर ब्लू वाटर पॉलिसी को लेकर के आएगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है कि फ्रांसिस्को डी अल्मीडा से संबंधित एक प्रश्न बन जाता है कि ब्लू वाटर पॉलिसी, पॉलिसी कौन लाया था, तो ये फ्रांसिस्को डी अल्मीडा लाया था, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखना है आपको। फिर इसके बाद कौन आता है, तो फ्रांसिस्को डी अल्मीडा 1505 में आ चुका है, ठीक है, और अपना पूरा बढ़िया से एक्सपेंशन करने का कोशिश करेगा। फिर अल्फांसो डी अल्बुकर्क आएगा, अल्फांसो डी अल्बुकर्क, अल्बुकर्क कब आएगा ये, तो 1509 में आएगा भारत, ठीक है। और ये पुर्तगालियों का वायसराय बन करके आया था, ठीक है। और अल्बुकर्क को भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक माना जाता है, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, ओके, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा मतलब इम्पॉर्टेंट है, अल्फांसो दी अल्बुकर्क, ये जो नाम है ना, ये इसको मतलब माना जाए। देखिए कभी कभी क्या होता है ना कि ये प्राचीन इतिहास में भी आपने पढ़ा था कि जैन धर्म के जो वास्तविक जो संस्थापक थे वो महावीर को माना गया था, ठीक है। हालांकि पहले जो देखा जाए तो वो ऋषभ पंत हैं, ठीक है। और 23वें कौन थे, पार्श्वनाथ थे। और 24वें कौन हुए, महावीर। लेकिन महावीर को ही वास्तविक माना जाता है, हालांकि उसका स्थापना तो ऋषभ पंत ने कर दिया था, ठीक है। तो उसी प्रकार से अल्बुकर्क तो भारत आ चुका है, ठीक है। अल्बुकर्क कह रहे हैं, ये फ्रांसिस्को डी अल्मीडा तो भारत आ चुका था 1505 में, लेकिन वास्तविक जो संस्थापक जिसको माना गया वो था अल्फांसो दी अल्बुकर्क 1509, इसके 4 साल के बाद, ठीक है। इस चीज़ को आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। पहली जो ये व्यापारिक जो कंपनी अपनी जो खोलेंगे, ठीक है, वो कहाँ खोलेंगे, जाहिर सी बात है कि केरल में आए थे और केरल में ही अपना खोल दिए, ठीक है, कोचीन में ये खोल देते हैं, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखना है। अब हम देखेंगे किसको, अब हम देखेंगे डच, जो हमारा दूसरे नंबर पे था। पुर्तगाली हमारे हो गए,
अब यहाँ पे आ गया डच। ठीक है, डच में आपको क्या याद रखना है कि ये 1602 में भारत मतलब आते हैं और कंपनी का स्थापना ये करते हैं। और ये बेसिकली जो थे ना, ये हॉलैंड के निवासी थे। हॉलैंड के ये लोग निवासी थे। ठीक है, हॉलैंड या नीदरलैंड आप कह सकते हैं, नीदरलैंड पे लिख लीजिए, नीदरलैंड। ठीक है, नीदरलैंड, हॉलैंड या नीदरलैंड का ये लोग निवासी थे। 1602 में ये लोग अपनी कंपनी को जो है स्थापित करते हैं। 1602 में इनकी कंपनी जो है वो स्थापित हो जाती है। ठीक है, और देखिए डचों द्वारा जब भारत में अपनी जो प्रथम व्यापारिक कोठी 1605 में, ये कहाँ खोला गया था? ये मसूलीपट्टनम में खोला गया था। कंपनी तो इन्होंने स्टेबल कर दिया। ठीक है, लेकिन ये आपसे हमेशा पूछा जाता है कि प्रथम जो व्यापारिक जो कोठी थी, ठीक है, वो इन्होंने कब खोला था और कहाँ खोला था? तो 1605 में। ठीक है, और ये मसूलीपट्टनम, याद रखिएगा, मछलीपट्टनम में इन्होंने खोला था 1605 में। ठीक है, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। ओके, फिर डचों ने बंगाल में प्रथम फैक्ट्री की स्थापना भी किया था। सबसे पहले बंगाल में 1627 में इन्होंने क्या किया, डचों ने अपना एक फैक्ट्री का स्थापना किया था, फैक्ट्री डाला। ठीक है, यानी कि डच जो थे वो काफ़ी ज़्यादा मतलब तेज़ी से अपना जो है वो प्रसार कर रहे थे। ठीक है, फिर क्या किया कि भारत से भारतीय वस्त्र को निर्यात की वस्तु बनाने का श्रेय इन्हीं को जाता है। जो भी मतलब हम लोग एक्सपोर्ट किए, पूरा मतलब क्रेडिट इन्हीं को जाता है। ठीक है, एक्सपोर्ट में बहुत ज़्यादा ये लोग मतलब ध्यान देते थे। तो आपको दो चीज़ ध्यान रखना है इसमें। ठीक है, ये मसूलीपट्टनम वाला, ठीक है, मसूलीपट्टनम में 1605 में इन्होंने अपना कंपनी डाला, कोठी। ठीक है, फिर क्या आपको याद रखना है कि 1627 में बंगाल में, ये बंगाल यहाँ पे लिख लीजिए, बंगाल में इन्होंने अपना कंपनी डाला था। ठीक है, तो दो चीज़ हमारा कंप्लीट हो गया यहाँ पर। अब हम देखते हैं अंग्रेज जो सबसे ज़्यादा प्रभाव मतलब भारत पर छोड़ेंगे। ये लोग तो सब लोग रवाना हो जाएंगे, लेकिन ये जो हैं ये सबसे ज़्यादा समय तक रहेंगे। अब इंग्लैंड की जो रानी है वो सब देख रही हैं इंग्लैंड में बैठे बैठे कि अरे यार, ये यूरोप से ये लोग जा रहे हैं, पुर्तगाली भी गए हैं और डच भी गए हैं, और ये लोग जा जा करके पूरा बढ़िया से व्यापार कर रहे हैं, पैसा रुपया कमा रहे हैं। ठीक है, तो वो क्या करती हैं कि जो उस समय जो क्वीन जो थी वो थी एलिजाबेथ प्रथम। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि उस टाइम पर जो क्वीन थी एलिजाबेथ प्रथम। ठीक है, और ये क्या करती हैं कि 1600 ईस्वी में, 1600 ईस्वी में ये क्या करती हैं कि ये एक अधिकार पत्र प्रदान कर देती हैं, अधिकार पत्र दे देती हैं। किसको दे देती हैं? तो अधिकार पत्र देती हैं ये ईस्ट इंडिया कंपनी को, ईस्ट इंडिया कंपनी को। फिर आप आगे देखेंगे कि किस प्रकार से इस ईस्ट इंडिया कंपनी को ख़त्म किया जाएगा और जो क्वीन है वो डायरेक्ट वो रूल करेंगी। ठीक है, वो कहानी खैर आगे चलेगा, लेकिन फिलहाल आप ये याद रखिएगा कि एलिजाबेथ प्रथम जो हैं 1600 ईस्वी में अधिकार पत्र दे देती हैं ईस्ट इंडिया कंपनी को। ठीक है, तुम जाओ और व्यापार करो। ठीक है, लेकिन क्या ये चीज़ एकदम डायरेक्ट हो गया था? डायरेक्ट नहीं हुआ था। उसके लिए क्या हुआ कि कैप्टन हॉकिंस, हॉकिंस याद रखिएगा, ये हमेशा पूछा जाता है। हॉकिंस, हॉकिंस क्या करता है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ऐसे मैं इसको लिखूँगा शॉर्ट फॉर्म में, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का ये मतलब राजदूत बन करके, राजदूत बन करके कहाँ आता है ये? अरे भाई जाहिर सी बात है कि अब हम बात कर रहे हैं 1608 में आ चुके हैं हम। ठीक है, तो आपको तो पता ही होगा कि 1605 से 1627 तक कौन था? ये जहांगीर का ही तो शासन चल रहा है, जहांगीर ही तो चल रहा है इस समय। तो जाहिर सी बात है कि 1608 में अगर हम आ रहे हैं तो यहाँ पे लिख लीजिए 1608।
ठीक है। 1608 में अगर हॉकिंस ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का राजदूत बन करके आ रहा है तो जाहिर सी बात है कि जहांगीर के ही शासनकाल में आएगा, जहांगीर के दरबार में आएगा, ठीक है। जहांगीर के ये काल में आता है, मतलब उसके दरबार में आता है, ठीक है। और फिर क्या हुआ कि जहांगीर ने अंग्रेज़ों को सूरत में 1613 में स्थायी कारखाना स्थापित करने का अनुमति दे दिया था। भाई राजा था वो, मुगल काल का एकदम प्रधान था। तो क्या किया उसने कि 1613 में कह दिया ईस्ट इंडिया कंपनी को कि ठीक है, तुम लोग सूरत यानी कि गुजरात में अपना कंपनी कारखाना खोल लो, ठीक है। तो 1613 में जहांगीर ने आदेश दे दिया है कि ठीक है, आप अपना कारखाना आप लोग लगा लीजिए, लेकिन कहाँ, सूरत में लगा लीजिए, ठीक है। और देखिए एक और शख्स हैं सर टॉमस रो, ये भी जहांगीर के दरबार में आया था, ठीक है। और अंग्रेजी व्यापार के लिए कुछ सुविधाएं भी प्राप्त किया था ये। तो टॉमस रो, चलिए ठीक है, लिख लीजिए टॉमस रो, लेकिन सबसे ज़्यादा ये हॉकिंस वाले पूछा जाता है, ठीक है। तो सर टॉमस रो, ठीक है। टॉमस रो ये भी कब आता है, ये 1615 में आता है। जाहिर सी बात है कि यहाँ पे भी कौन अभी है, अभी जहांगीर ही है। तो जहांगीर के काल में ये भी आया था। ये दो नाम आपको याद रखना है, सबसे ज़्यादा हॉकिंस वाला पूछा जाता है, ठीक है। उस चीज़ को आपको भूलना नहीं है, ओके। देखिए आजकल तो दहेज में हम लोग बहुत मतलब गाड़ी घोड़ा दे देते हैं, बहुत ज़्यादा कुछ करते हैं, तो ठीक है। लेकिन उस टाइम पर क्या हुआ था कि इंग्लैंड का एक मतलब राजा था चार्ल्स द्वितीय, ये याद रखिएगा। इंग्लैंड के एक राजा हैं, क्या नाम है इनका, चार्ल्स द्वितीय, ठीक है। ये 1661 में विवाह करते हैं, ठीक है। और विवाह करने के बाद क्या होता है कि देखिए चार्ल्स का जो विवाह हुआ था, चार्ल्स द्वितीय का जो विवाह था, यहाँ पे लिख लीजिए, ये हुआ था एक राजकुमारी थी कैथरीन, बस आप कैथरीन नाम याद रखिए, नाम बहुत लंबा इनका है, कैथरीन, ठीक है। तो ये तो चार्ल्स द्वितीय जो हैं ये तो आपके ब्रिटेन के हैं, लेकिन कैथरीन जो हैं ये आपके पुर्तगाली राजा की बेटी हैं, ठीक है। पुर्तगाली राजा की ये बेटी हैं, ठीक है। और जाहिर सी बात है कि पुर्तगालियों को भी समझ लीजिए कि मान लीजिए 1498 में पहली बार आया था, 1505 यानी कि 150 साल से ज़्यादा हो चुका था, यानी कि पुर्तगालियों का भी आधिपत्य बहुत ज़्यादा हो चुका है, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया था कि जो कैथरीन के जो पिताजी जो थे चार्ल्स द्वितीय को बॉम्बे जो है, बॉम्बे, ठीक है, ये दहेज में दे दिया। अब देख रहे हैं भारत के हिस्से को ये लोग आपस में कैसे ले रहे हैं, दे रहे हैं, बेच रहे हैं, हाँ। अब यही चीज़ होगा इसमें, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होता है कि 1668 में बम्बई को 10 पाउंड वार्षिक किराया लेकर के ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया जाता है, ठीक है। चार्ल्स द्वितीय भी एक होशियार निकला, इसने क्या किया कि बम्बई को 10 पाउंड मतलब वार्षिक किराया ले करके ये क्या करता है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दे देता है कि लो अब तुम लोग इसको अपना देखो समझो। भाई मान लीजिए तब तक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भी पूरा बढ़िया से अपना पैर जमा चुकी थी भारत में, ठीक है। तो जाहिर सी बात है कि इसको मतलब ये दे करके कहते हैं भाई ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कहाँ की थी, वहीं ब्रिटेन की थी, और ये भी ब्रिटेन का था चार्ल्स। तो इसने कहा कि ठीक है तुम ले लो, देख लो, और अपना जो भी मुझे मतलब मिलेगा 10 पाउंड मुझे मतलब देते रहना अपना, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है, ओके। फिर अब हम लास्ट देख लेते हैं फ्रांस के बारे में, ठीक है। फ्रांस, देखिए आज हम फिलहाल बस फ्रांस में ये देख लेते हैं कि फ्रांस जो है भाई चौथे नंबर पे आया, तो इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करना ज़रूरी है। हालांकि फ्रांस जो है हम कल पढ़ेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे, क्यों, क्योंकि इनके बीच में अंग्रेज़ों और फ्रांसीसियों के बीच में कुछ युद्ध भी हुए हैं जो कि हमेशा प्रश्न में पूछा जाता है, ठीक है। तो उस चीज़ को थोड़ा सा मैं आप लोगों को बढ़िया से बताऊँगा ताकि आप लोगों का मतलब छूटे नहीं प्रश्न। लेकिन चूँकि हम क्रम से पढ़ते हुए आ रहे हैं तो फ्रांस को हम लोग देख लेते हैं कि ये क्या होता है कि बस इसमें आप इतना याद रख लीजिएगा कि 1668 में सूरत में इसने अपना कोठी डाला था, ठीक है।
इस चीज़ को बस आपको ध्यान रखना है। 1668 में इन्होंने अपना प्रथम कोठी डाला था, ठीक है। और बाकी सारी चीज़ें मैं आपको कल इसके बारे में डिटेल से बता दूंगा, ठीक है। और लगे हाथ हम लोग कर्नाटक युद्ध जो है प्रथम द्वितीय तृतीय को भी हम लोग देख लेंगे, ठीक है। जिसमें संधि हुआ था, पेरिस का संधि, पांडिचेरी का संधि और एला सापेल का संधि, तो उसको थोड़ा सा हम लोग अच्छे से देखेंगे और ट्रिक के माध्यम से याद करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल बस आपको इतना याद रखना है कि 1668 में सूरत में फ्रांसीसियों ने अपना कंपनी डाला था, ठीक है। तो हमने क्या देखा, हमने देखा अंग्रेज कह रहे हैं, हमने देखा पहले पुर्तगाली, फिर डी फॉर डच, फिर ए फॉर अंग्रेज और एफ फॉर क्या है, फ्रांसीसी, ठीक है, फ्रांस। तो ये क्रम रहा है, इस क्रम को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ठीक है दोस्तों, मिलता हूँ मैं फिर आप लोगों को PDF। सही है। पी फॉर क्या हो गया, एक मिनट, पुर्तगाली, डी फॉर क्या हो गया, डच, ठीक है। ए फॉर क्या होगा, अंग्रेज, और एफ फॉर क्या हो जाएगा, फ्रांस, ठीक है, सही है, ओके। अब हम कल देखेंगे कि किस प्रकार से अंग्रेज़ों और फ्रांसीसियों के बीच में मतलब अब लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाएगा आधिपत्य को लेकर के कि भाई हम ज़्यादा रूल करेंगे। और देखिए एक बात तो क्लियर है कि अंग्रेज़ों में थोड़ा सा मतलब था वो चीज़, ठीक है, वरना ऐसे ही नहीं 200 साल तक भारत पर राज कर लेंगे सब, ठीक है। अरे 1857 से लेकर 1947 तक पूरा एकदम चलेंगे तो पूरा चाँप के एकदम, ठीक है, पूरा अच्छे से, कोई रोक टोक रहबे नहीं करेगा। और इन लोग का जो कब्जा है वो अब होने वाला है। अब समझ लीजिए कि 1757 में अब ये लोग कब्जा कर लेंगे पूरी तरीके से अंग्रेज, ठीक है। ये सारी चीज़ें हम आगे बात करेंगे, डिटेल में देखेंगे, ठीक है दोस्तों। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए। मिलता हूँ फिर मैं आप लोगों को अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।